नुमाया पहलू हैं। आप स्वाधीनता संग्राम सेनानी, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। आपने साहित्य सृजन किया और रामकथा भी आप सुनाते रहे। आपके व्यक्तित्व के ये जो पहलू हैं, इनके बारे में आपके संस्मरण, आपके अनुभव हम जानना चाहेंगे। मिर्ज़ा साहब, आपने मुझे कुरेद दिया और मेरे सामने एक बार फिर वह अतीत वर्तमान हो गया। आज मुझे तो अपने उस किशोर अवस्था के वे दिन याद आ रहे हैं जब मैं अपने हमजोली के छात्रों के साथ जुलूस निकालता था और सामने खड़े होके गाता था, निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भय न करो इन प्राणों का, और बिन स्वराज के नहीं हटेंगे कौल रहे मर्दानों का। अंधी होकर पुलिस चलावे, डंडे कुछ परवाह नहीं, और घर का माल लूट ले जावे, निकले मुख से आह नहीं। ये जज्बा था केवल मेरा नहीं, मेरे उन सब किशोर साथियों का जो 15 साल और 16 साल के ही उम्र के थे। जो गीत मैंने आपको बताया, यह हम 1942 के आंदोलन में गाते थे, जिसका प्रारंभ 9 अगस्त से हुआ। 9 अगस्त के इस आंदोलन में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने केवल भाग ही नहीं लिया, वरन दुर्ग के आंदोलन का नेतृत्व भी किया। एक बात आज भी मेरे मन में प्रश्न चिन्ह की तरह बनी हुई है कि 8 अगस्त को गांधी जी बंबई में यह प्रस्ताव पास करते हैं कि हिंदुस्तानियों, करो या मरो, और अंग्रेजों से कहते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 तारीख को यह प्रस्ताव पारित हुआ और उस समय संचार के इतने अधिक साधन नहीं थे, पर फिर भी 8 तारीख की रात को दुर्ग में हमारे पास राम कुमार जी सिंगरौल के माध्यम से चंडी प्रसाद गुप्ता को यह सूचना दी गई कि कल जुलूस निकालना है। और चंडी प्रसाद गुप्ता, उनके साथी जगदीश चंद्र मिश्रा और भागवली चंद्राकर, इन लोगों ने घर घर जाके हम विद्यार्थियों को बताया और हमने मठपारा के आर्य समाज मंदिर से अपना जुलूस प्रारंभ किया। उस समय जब जुलूस निकला तो संख्या बहुत कम थी, करीब 30-40 विद्यार्थी ही उसमें थे और जनता के लोग नहीं थे। किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि हम लगभग 300-400 मीटर ही चले होंगे कि जनता हमारे साथ जुड़ने लगी और हमारा एक बड़ा जुलूस बनके आगे बढ़ा। और जब हम थाने के पास पहुंचे तो मुझे अभी भी याद है, वहां पर हमारा जुलूस रोक लिया गया और इंस्पेक्टर घुई वो सामने आकर खड़े हो गए। उस समय चूंकि इस तरह माइक्रोफोन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हिज मास्टर्स वॉइस, ग्रामोफोन के जो चोंगे रहते थे, उसी चोंगे को मुंह के सामने रख के हम लोग नारे लगाया करते थे। पुलिस वालों ने हम विद्यार्थियों पर बेत बरसाए और जब मैं आगे बढ़ रहा था तो इंस्पेक्टर घुई ने मुझे बेत मारा और मैंने ज्यों ही वो चोंगा आगे किया तो उनका बेत तो चोंगे पर पड़ा। शायद इससे उनका क्रोध बढ़ गया और क्रोध बढ़ने के कारण मुझे तो छोड़ा, उस चोंगे को पकड़ के उनने फेंका और उसे दूसरे पुलिस वालों ने उठा लिया
और वो ले गए। और चूंकि वहाँ पर वेद चलाए गए, हम विद्यार्थियों का जुलूस तितर बितर हो गया। मैं भी भागा और कुछ लड़के थाने को घेर कर दूसरे रास्ते से और कुछ लड़के सामने से ही भागकर फिर जिसे आज पटेल चौक कहते हैं वहाँ फिर एकत्र हो गए। और वहाँ से यह जुलूस आगे बढ़ा और गंजपारा होते हुए फिर से हम उसी स्थान पर गए जिस स्थान से अर्थात आर्य समाज मंदिर से मंदिर में हम पुनः एकत्र हुए और वहाँ हमारे भाषण हुए। यह बात 9 अगस्त की है। 10 अगस्त को हमारे ये जो साथी अग्रज ये गिरफ्तार हो गए। तो प्रश्न उठा कि ये जुलूस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने लगभग 14 या 15 तारीख तक बराबर ये जुलूस निकाला, पर बाद में संख्या कम होती गई। और मैंने जुलूस इसलिए निकाला कि हमको ऐसा बता दिया गया था पहले ही दिन कि देश के सब बड़े नेता 2-4 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। गांधी जी और बड़े लोग तो गिरफ्तार कर ही लिए गए थे। और इसलिए बापू का यह संदेश है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नेता होगा और उसे किसी से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ हमारा असहयोग आंदोलन जारी रहेगा, किंतु यह बात ध्यान में रहे कि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक होगा। इस आंदोलन में किसी भी प्रकार से हिंसा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लोगों में एक जोश तो था, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1942 का आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक था। और इस जोश में अन्य लोगों ने कहीं रेल की पटरियां उखाड़ी, कहीं टेलीफोन के तार काटे। और मुझसे जो अहिंसात्मक काम हुआ, मैं केवल उसका संकेत आपको करता हूं कि जुलूस निकालना बंद होने के बाद हम कुछ साथी, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रत्नाकर झा का पुत्र सुधाकर झा था, वह मेरा पक्का साथी था। तो हम 3-4 लोग, जुगल किशोर, सुधाकर, मैं, ये या तो आर्य समाज मंदिर में मिलते थे या मेरे ही घर में। और हम पहले तय करते थे कि अब हमें क्या करना है। तो तीनों के नाम लिख के चिट डाल दिया करते थे और एक एक चिट उठा लो तो एक ही में लिखा रहता था कि करना किसको है। तो एक बार हमने ये निर्णय किया कि जितने लेटर बॉक्सेस हैं उनमें हम तेजाब डालेंगे। यद्यपि हम उस समय इस बात को नहीं समझ पाए कि ऐसा करके हम अपनी जनता का ही नुकसान करेंगे। हमारे मन में इस प्रकार की भावना नहीं आई। हमारे मन में विचार मुख्य था शासन के साथ असहयोग करना। ये भी भाग्य की बात थी कि मेरे नाम से वो चिट निकली, क्योंकि तेजाब लाना मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था। उसका कारण यह था कि मेरे बड़े भाई मेरे साथ रहते थे। वो गार्जियन के रूप में केवल मुझे पढ़ाने के लिए वो बर्तन बनाने का काम करते थे और बर्तन साफ करने के लिए गंधक का तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड लगता ही है। तो तेजाब मेरे घर में था। तो एक रश्की मुनीर तेल आया करता था। तो मेरे जो भाई साहब थे वो बड़े शौकीन थे। वो ये हमेशा ख्याल रखते थे कि जब मैं निकलूं तो मेरे सिर की खुशबू से लोग मेरी तरफ देखें। तो वो सब रश्के मुनीर तेल सिर में लगाया करते थे। वास्तव में वो इत्र है एक प्रकार का। तो उसी शीशी में मैंने रखा तेजाब और जितने लेटर बॉक्सेस थे रात के समय जाके उनमें मैंने वो तेजाब डाल दिया
उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लिया था। फिर मेरा उद्देश्य ये था कि यदि मेन पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में तेजाब नहीं डाला तो क्या किया। तो रात को मैंने कई चक्कर लगाए, परंतु वहाँ पर एक पुलिस वाले की ड्यूटी थी और मैं फिर घर आ जाता, फिर जाता, भाई साहब मना भी करते, हाँ कह देता, थोड़ा सो जाता, फिर भागता। मैं पुनः गया सवेरे ठीक 4:30-5। तो ये मेरा सौभाग्य था समझिए कि वो जो पुलिस वाला था वो आया, दरवाजे की तरफ बंदूक वगैरह रखे था, उसने कान में जनेऊ टांगा। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अब यह कचेरी तालाब, उस समय एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ इस समय बिजली घर है, वहाँ से वो तालाब शुरू होता था। तो मैंने जब दूर से देखा वो कचेरी तालाब की ओर गया और मैंने 5 मिनट में अपना काम किया और वहाँ से चला। हुआ क्या कि घबराहट तो साहब मुझे भी थी, ऐसा नहीं कि मेरे भीतर कोई भय नहीं था, घबराहट नहीं थी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उस शीशी को अपने जेब में रखा और ये बाईं तरफ शीशी का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ, बचा हुआ तेजाब मेरी जांघ पर गिरा, जेब जल गया और जांघ भी जल गई। जाके भाई साहब को बताया, उन्होंने कहा कि अस्पताल जाना खतरनाक है। एक ही था अस्पताल, छोटा सा ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो इस तरह बड़ा है आज, छोटा सा अस्पताल था। तो उनने घर में ही इलाज किया, क्योंकि हमारे यहाँ तेजाब का उपयोग होता था, इसलिए उसका इलाज भी भाई साहब जानते थे। और उनने घी को पानी में फेंट कर मलहम बनाई और वो मलहम जो है वो अब मैं जानता हूँ कि वो अल्कली का काम करती है, और उसी मलहम से मेरे पैर का वो जख्म धीरे धीरे ठीक हुआ। पर मैं उस दर्द को सहते रहा, पर अस्पताल कभी नहीं गया। इसके बाद समय बदल गया, हर बार मुझे थाने में बुलाया जाता, पूछा जाता, गालियां दी जाती मुझे और सुधाकर दोनों को, और हर बार मारा जाता, तमाचे 1-2 बेत, और उसके बाद में सवेरे बुला के शाम को छोड़ दिया जाता। इसके बाद हम लोगों ने कहा कुछ और काम करना चाहिए। तो राम रतन गुप्ता के भतीजे रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के हम संपर्क में रहे, और रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के पास 1 पेजी पैम्फलेट नागपुर से कैसे आता था ये मैं नहीं जानता, पर वो पैम्फलेट वो हमें देते थे। हम उस पैम्फलेट को उन्हीं के बर्तन दुकान के ऊपर हम वो रोलर से साइकिल स्टाइल करते थे। रोलर वाली साइकिल स्टाइल मशीन होती थी, इसको ऐसा चलाते थे तो नीचे छप जाता था, स्टेंसिल कटा हुआ रहता था। तो हर बार एक कागज निकालो, उसको इस तरह उठाओ, कागज निकाल के दूसरा कागज रखो, फिर इसको रखो, फिर उस रोलर को घिसो, इस तरह पैम्फलेट छापते थे, जो सब अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोगों में जन भावना तैयार करने के लिए नागपुर में तैयार किए जाते थे। इस समय दुर्ग में जगह जगह जो नालियां थी वहाँ छोटी छोटी पुलियां बनी थी, तो हम उन पुलियों पर ये पैम्फलेट्स चिपका देते थे। लोगों के घरों में सींचे पर या दरवाजे के नीचे से डाल दिया करते थे। और कभी मैं बालोद जाता था तो हमारा मित्र सुधाकर धमधा बेमेतरा की तरफ जाता था, और हम बड़े साहस के साथ बार रूम में जाके ये पैम्फलेट्स बांट के और चले आते थे। जनता में नहीं बांटते थे, वकीलों के माध्यम से पहुंच जाते थे। आखिर वकीलों में लगभग सभी ऐसे थे जिनके मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं थी, इसलिए उनके द्वारा भी कदाचित यह नहीं बताया गया कि ये पैम्फलेट्स किसने लिखे हैं और कहाँ से आए हैं। तो ये
कुछ दिनों तक ये काम हमारा चलता रहा। शायद 24 अगस्त की बात है। 24 अगस्त को मुझे और सुधाकर झा को थाने में सवेरे से बंद कर दिया गया। उसी दिन शाम को सुधाकर झा को एक लॉकअप अभी भी है तहसील कचहरी के पीछे, उन दिनों उसे ही जेल कहा करते थे, पर वास्तव में वो जेल नहीं था, वह था लॉकअप। और उस लॉकअप में विचाराधीन कैदियों को रखा जाता था। तो सुधाकर झा को थाने से शाम के समय उस लॉकअप में ले जाया गया। 24 अगस्त की बात है। और हमको यह बता दिया गया था कि मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया है तुमको 3 बेत की सजा मिलेगी, तो एक लड़का चलो। सुधाकर झा गया। रात को मैं थाने में रहा, वो लौट कर नहीं आया। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि आखिर हुआ क्या। किसी तरह रात काटी। सवेरे 9:30 बजे 10 बजे करीब सुधाकर झा लाया गया और उससे इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटा बता दे इसको, इसकी भी वही दशा होगी। तो मैंने सुधाकर से पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। तो बेत नहीं मारे क्या? अरे जब ना कुछ नहीं होता रे, एक बेत खाने की ताकत हो ना, फिर उसके बाद पता नहीं चलता क्या हुआ। और वो अपना हाथ, जिस हाथ में बेत पड़ा था, खीसे के अंदर रखा था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ। बोले सुन लिया। और उसको ले जाके फिर ले गए, मुचल का भरवाया, उसको छोड़ दिए। मैं दिन भर रहा। 25 तारीख को मुझे ले जाया गया लॉकअप में। वहाँ जाने के बाद में वो तो साहब बड़ा थ्रिलिंग है। तो ले जाने के बाद में इंस्पेक्टर ने पहले सैकड़ों गालियाँ दी और कहा कि साले कबूल कर ले कि ये पैम्फलेट तूने चिपका है, अभी छूट जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। और हमको मालूम था कि वो क्या कह रहा है। तो मैंने कहा साहब हम तो कुछ जानते नहीं और आपको जो करना है सो करो। तो हजारों गालियाँ बराबर दी गई। बोले खड़ा कर साले को। हमको खड़ा किया गया। बोले हाथ निकाल। तो मैंने अपना दाहिना हाथ ऐसा किया। तो पुलिस वाला मुझसे कहता है अबे लिख नहीं सकेगा बाएं हाथ में बेत का। मैंने कहा मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ, चिंता मत करो। तो साहब जो ही मैंने दाहिना हाथ ऐसा किया, एक पुलिस वाले ने मेरी पीछे से कमर पकड़ी, दूसरे ने ये कोहनी में एक हाथ ऐसा लगाया और एक हाथ यहाँ रखा ताकि मैं हाथ ना खींच पाऊँ। इंस्पेक्टर सामने था। फिर एक जो तीसरा पुलिस वाला था उसने पानी से डूबा हुआ एक मलमल का कपड़ा निकाल के मेरे हाथ पर डाला। तो मैंने कहा ये कपड़ा क्यों डाल रहे हो भाई, मारो ना तुम बेत। बोले बेटा ये नहीं मार डालेंगे कपड़ा तो जितनी जगह बेत पड़ेगा उतनी चमड़ी साथ में आ जाएगी, इसलिए कपड़ा डाला जा रहा है। और उसके बाद उनने एक बेत निकाला जो पानी में भीगा हुआ था और उस बेत को ऐसा हिलाया और वो बेत से मुझे एक बेत मारा। तो एक बेत मारते ही मैं बेहोश हो गया और पीछे खड़े हुए पुलिस वाले से टिक गया। और उसके बाद में जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ मुझे बराबर 2 बेत और मारे गए और रात को गाड़ी में डाल के मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 2-2:30 बजे रात को मैं होश में आया। तब मुझे मालूम हुआ कि सुधाकर झा ने जो कहा था कि हमें एक बेत खाने की ताकत चाहिए, फिर तो कुछ पता ही नहीं लगता रे। तो ये एक सजा थी मुझे जो 3 बेत की मिली। और इसके बाद में बहुत ज़्यादा जब परेशान पुलिस वालों ने मुझे किया तो मैं अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड होके कहीं नहीं गया, राजनांदगांव में ही था। और हमारे कांग्रेस के साथियों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि मैं रेस्ट हाउस में रहता था राजनांदगांव के, पर वहाँ रहा और अंडरग्राउंड में घोषित किया गया। और इसी बीच में
गवर्नर के ये आदेश आ गए कि जेलों में जगह नहीं है, मिडिल स्कूल के बच्चों को जिनको गिरफ्तार किया गया है छोड़ दिया जाए और मिडिल स्कूल के लड़कों को अब गिरफ्तार न किया जाए। क्योंकि मैं 8वीं का छात्र था इसलिए मैं भी बेधड़क हो गया और अपने घर आ गया। पर इस जो पैम्फलेट वाली ये घटना है इसको हमने जारी रखा। हमारे साथी जगदीश चंद्र मिश्रा जब जेल से आ गए 2-2.5 महीने बाद, फिर भी हमने इसको जारी रखा। और आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमने कहा अब तो ये थाने में बुला के मेरी और जगदीश चंद्र मिश्रा की, सुधाकर तो जेल में था, हैंडराइटिंग रात दिन लेते थे, तो साहब जगदीश चंद्र मिश्रा से हमने कहा इसका कोई उपाय निकाल, अपन तो अब स्टेंसिल लिख नहीं सकते या कार्बन से लिख नहीं सकते। जगदीश चंद्र मिश्रा की एक बहन की शादी गोंडा में हुई है, अयोध्या के पास गोंडा। तो हम यहाँ से चिट्ठी लिखते थे और उस जिज्जी को, उस बहन को पत्र लिखते थे कि तुम कार्बन लगा के कम से कम 20 कॉपी तैयार करके भेजो। तो वो 20 कॉपी कार्बन लगा के बाई पोस्ट भेजती थी। तब हम लोग 15-20 दिन में जगह जगह उनको चिपकाते थे। अब हमारी हैंडराइटिंग और जगदीश चंद्र मिश्रा की हैंडराइटिंग इनने अनेक बार ली, अनेक बार सागर भेजी। उस समय हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स केवल सागर में थे, पर हमारी हैंडराइटिंग मिली नहीं। वहां से यही आता था कि ये लेडीज हैंड है। इस तरह से ये पैम्फलेट चिपकाने वाली जो प्रक्रिया है इसको हमने बहुत दिनों तक चालू रखा। इस तरह 1942 के आंदोलन में भाग लिया। एक घटना निश्चित रूप से बताने की है। अंतरिम सरकार बनने वाली थी। ध्रुव में विद्यार्थी कांग्रेस का गठन हो चुका था और उस समय 1946 में हमारी जिला विद्यार्थी कांग्रेस के जो सेक्रेटरी थे, सचिव, वो थे भगवती चरण गुप्ता। विद्यार्थी थे जो अब नहीं हैं, उनकी मृत्यु उसी समय 3-4 साल बाद हो गई। तो हम लोगों ने अपनी विद्यार्थी कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास किया कि हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराएंगे। हमारे गुरु थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वो हमारे राजनीतिक गुरु थे। मैं और चंडी प्रसाद गुप्ता जो हमारे अग्रज थे, जो लीडर थे विद्यार्थियों के, वकील साहब के पास गए और वो हम दोनों को 2 दीवाने कहकर ही संबोधित करते थे। तो पहुंचे तो बोले, हाँ 2 दीवाने, क्यों रे अब क्या करने वाले हो? चाचा जी हमने तय कर लिया कि हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा फहराएंगे। नहीं, अंतरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी और पाटिल साहब के द्वारा ये झंडा फहराया जाएगा। बोले अब काहे को ये कर रहे हैं, अब तो अब पूर्ण स्वतंत्रता अपने को मिलने की है। रामकृष्ण पाटिल। रामकृष्ण पाटिल। परंतु बेटा एक बात याद रखो, अभी भी कलेक्टर परमिशन नहीं देगा। मिस्टर PR डोनगांवकर यहाँ के MLA थे। तो हमने कहा चाचा हम तो जाएंगे, अब झंडा लगाएंगे, हम निर्णय कर चुके हैं और कल ये काम होके रहेगा। तो बोले सबसे मिल ली। वो हमने कहा पाटिल साहब से मिल ली, उनने स्वीकृति दे दी है कि जहां कहोगे मैं वहां झंडा उत्तोलन कर दूंगा। तो बोले ठीक है जाओ, पर एक बात याद रहे, या तो तुम झंडा चढ़ा के मेरे पास आओगे या दोनों की लाश आएगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा। अब जा सकते हो। हम लोग गए साहब कलेक्टर के पास परमिशन के लिए। कलेक्टर ने कहा MLA से लिखा के लाओ। PR डोनगांवकर के पास गए, उन्होंने तुरंत लिख के दे दिया। जब हमने जाके कलेक्टर को वो चिट्ठी दी
तो उसने कहा कहाँ लगाओगे? हमने कहा सर बिल्डिंग के साउथ में जो मैदान है वहाँ पर हम झंडा एक पोल लगा के झंडा लगाएंगे वहाँ। कलेक्टर ने प्रिंसिपल को लिख दिया। प्रिंसिपल थे मिस्टर सिंघई, हेडमास्टर उन दिनों कहते थे। और पर साहब उनने लिखते समय एक गलती कर दी, झंडा लगाने के स्थान में उनने लिखा टू द साउथ ऑफ द ग्राउंड। अब गवर्नमेंट स्कूल के साउथ में पूरा हॉकी का ग्राउंड था और हॉकी ग्राउंड के बाद में तालाब था। तो सिंघई साहब इस बात पर अड़ गए कि वो साउथ ऑफ द ग्राउंड लिखा है, आप वहां जाके पोल लगाइए, मैं यहाँ नहीं लगाने दूंगा। हम जहाँ पोल लगा रहे थे वह प्रार्थना स्थल था, वहां हम पोल लगाना चाहते थे। आखिर बातें होती रही, हम भी रोने लगे, चंडी प्रसाद गुप्ता भी रोने लगे और समय हो गया तो पाटिल साहब भी गाड़ी से डोनगांवकर साहब के पास साथ पहुंच गए। कलेक्टर भी आए। कलेक्टर थे मिस्टर D.A. व्हाइट, आई रिमेम्बर द नेम टुडे। आए तो D.A. व्हाइट ने प्रिंसिपल से पूछा व्हाट इज द मैटर। बोले सर यू हैव रिटन हियर साउथ ऑफ द मैदान, आई एम आस्किंग दीज बॉयज टू गो देयर and fix their pole and hoist the tricolored flag, but they want to raise the flag at this place. Well, wonderful. I have committed the mistake. I was going to right south of the building. बोले let them do. तो सब पाटिल साहब आ चुके थे, गड्ढा हमारा खुद चुका था, हमने पोल को रखा, हाथ से पकड़ा और वैसे ही उनने झंडा वहाँ पर लगा दिया। हमारी बात पूरी हो गई। हम खुशी में रोते हुए अपने चाचा जी के पास, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। यह है एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हमारे विद्यार्थी जीवन की है। देखिए आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने 1946 में एक क्लर्क के रूप में अपना जीवन शुरू किया। 1946 में यहाँ पहली बार शिक्षा जिला बना और मिस्टर शंकटा प्रसाद श्रीवास्तव MSc लीड्स वो पहले DO बने, जिला शिक्षा अधिकारी, और मैं वहां का पहला क्लर्क रहा। तो वहां मैंने ये क्लरिकल जॉब शुरू की, पर मेरा राजनीतिक कार्य बराबर चलते रहा। खूब छुट्टियां लेता था, खूब गांव का दौरा करता था और अब भी लोगों में एक चेतना जगाने का काम करता था, क्योंकि हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो 1 साल के करीब वहां मैंने काम किया और उसके बाद एक दिन DO ने मुझसे कहा कि अब आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा नौकरी से निकालने का दाग आप पर लग जाएगा, मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि हमारे ऑफिसर आपकी गतिविधियों से खुश नहीं हैं। मैंने तत्काल त्याग पत्र दे दिया। फिर कुछ दिन बेकार रहा। मेरे एक शिक्षक थे मिस्टर सदावर्ते, एक दिन उनने कमिश्नर ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर तिवारी, ये दुष्यंत लाल तिवारी प्रिंसिपल के फादर थे, वो यहाँ आए। तो सदावर्ते साहब ने उनसे कहा कि तिवारी जी एक लड़के को आप कलेक्ट्रेट में क्लर्क बना दीजिए। उन्होंने कहा बुलाइए। तो मुझे बुलाया गया। उनने तत्काल मुझे अपनी फिएट कार में बिठाया और दुर्ग जिले की कचहरी के जो सुपरिंटेंडेंट थे मिस्टर गोविलकर, उनके घर मुझे ले गए और उन्होंने कहा कि इस लड़के को अपॉइंट करो कल से। उन्होंने कहा सर कोई पोस्ट नहीं है। तिवारी जी ने कहा जी पोस्ट क्रिएट करके मैं भेज रहा हूँ और कल इसको अपॉइंटमेंट दे दो। तो साहब मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ हो गया। मैं बहुत ईमानदार और एकदम फेथफुल वर्कर था। तो
थोड़े दिन वहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में काम किया और मिस्टर BM नावलेकर, ही वॉज ADM, उनने जब हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन किया तो मेरे काम से खुश हो गए और दूसरे ही दिन उनने मुझे अपना रीडर बना लिया। तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम से गया और उनका रीडर बन गया। इसी बीच सब क्या हुआ, मैं बहुत आई वॉज ए फेरोशस रीडर, मैं बता रहा हूँ, बचपन से ही पढ़ने की तमन्ना थी, खूब पढ़ता था। तो एक दिन पता नहीं मुझे कैसा मेरे मन में विचार आया कि मैंने एक पोस्ट कार्ड कलेक्टर के नाम से लिख दिया। कलेक्टर थे मिस्टर छदामी लाल गुप्ता, और वो पोस्ट कार्ड में मैंने केवल यही लिखा कि मैं शेक्सपियर के सारे नॉवेल्स पढ़ना चाहता हूँ, कृपया 50 रुपया उधार दें, अन्यथा मैं 50 रुपए की चोरी करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। शेक्सपियर के, हाँ, पूरा नाटक और पूरा साहित्य उनका नाटक ही है, सामान्यता है। तो साहब ये पत्र कलेक्टर को मिला। मिलने के बाद 2-3 दिन बाद एक पुलिस वाला संडे को मेरे घर आया, घर का पता दे दिया था। उसने कहा कि चलो बड़े साहब तलब किए हैं, अपनी साइकिल के कैरियर पर बिठाया और सीधा कलेक्टर के बंगले पर ले गया। कलेक्टर साहब के कमरे में गया, बैठा। उन्होंने कहा कि जमुना प्रसाद कसार तुम हो? यस सर। ये पत्र तुमने लिखा है? यस सर। होश हवास में लिखा है? यस सर। तुम अंग्रेजी पढ़ लोगे? यस सर। कौन सी मीडियम से पढ़े हो? मैंने कहा सर मैं इंग्लिश मीडियम से, मैंने मैट्रिक किया है। अच्छा ठीक है, ये हम 50 रुपये तुम्हें देते हैं, तुमने लिखा ना उधार? यस सर। तो तुम हमको लौटाओगे? मैंने कहा सर 5 रुपये महीने दूंगा, 10 महीने में लौटाऊंगा। बोले ठीक, मंजूर। तो साहब 50 रुपये लेके मैं आया, दूसरे दिन रायपुर गया और 48 रुपये में शेक्सपियर के पूरे नॉवेल्स मैंने खरीद दिए, उनका साहित्य, मैकबेथ, जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक की किताबें लेके मैं कलेक्टर साहब के पास गया, उनको बता दिया, वो प्रसन्न हुए। मैं चला आया और उसके बाद में मैं ऑफिस में भी फुर्सत के समय किताब पढ़ता था। मिस्टर नावलेकर ने एक दिन पूछा तुम क्या पढ़ते रहते हो? तो मैंने उनके सामने जाके जूलियस सीजर रख दी। तो वो चूँकि अंग्रेजी में MA कर चुके थे, उन्होंने ये नियम बना लिया कि 4 बजे अदालत का काम खत्म और 4 से 5 अपने रिटायर रूम में बैठकर वो मुझे जूलियस सीजर पढ़ाने लगे। जूलियस सीजर पढ़ाया, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाया, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। पर इसके पहले एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि कसार यू आर नॉट मेंट फॉर दिस जॉब, यू बी ए टीचर समवेयर। तो मैंने कहा सर कौन देगा नौकरी? तो मिस्टर रत्नाकर झा का एक उनने फैसला सुनाया सेक्शन 30 का। सेक्शन 30 जो होता है दैट इज ए कमिटल केस। तो उसमें रत्नाकर झा जीत गए, बड़े प्रसन्न थे। उनने झा साहब से कहा कि झा साहब एक लड़के को मास्टर बना लो, आई विल गिव यू ए वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड बॉय। उन्होंने कहा साहब कौन है? बोले नहीं, यू ब्रिंग ऑर्डर। सब दूसरे दिन रत्नाकर झा ऑर्डर लेके पहुंच गए नेशनल स्कूल में, उनने टीचर अपॉइंट करने का। बोले सर फिल इन द नेम। उनने दस्तखत करके दे दिया और मेरा नाम नावलेकर साहब ने भर के बोले दिस इज द बॉय। अरे ये तो घर का लड़का है बोले। उसके बाद मैं वहाँ शिक्षक बना। पर मैंने साहब बड़े जल्दी ये अनुभव कर लिया कि इस तरह सड़ते रहने में कोई फायदा नहीं है। मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया। 1950 में मैं गवर्नमेंट स्कूल में मिडिल स्कूल टीचर अपॉइंट हो गया। उसके बाद मैंने सारा एजुकेशन प्राइवेटली किया, इंग्लिश मीडियम से पूरा BA किया, हिंदी में MA किया, मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली
और चूँकि मैं सचमुच में बहुत अच्छा वर्कर था, बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होते गया। इस तरह मैं प्राचार्य रहा और जिला शिक्षा अधिकारी रहा, सहायक संभागीय शिक्षा अधीक्षक रहा और 4 माह संभागीय शिक्षा अधीक्षक। इस तरह 14 वर्ष तक मैं राजपत्रित अधिकारी शिक्षा विभाग में रहा। और शिक्षा विभाग में भी मैंने नए नए प्रयोग किए। एक नया प्रयोग जिसके कारण मुझे अभी 2008 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद के रूप में सम्मानित किया गया, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और 50,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया। उसका एक कारण तो ये था कि मैंने, जब मैं उतई में प्रिंसिपल था, आसपास की सारी शालाओं का, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर हो, एक संकुल बनाया, एक ग्रुप बनाया और हम अपनी समस्याओं को सब मिलके हल करते थे। चाहे वो किसी भी स्कूल की समस्या हो, चाहे अनुशासन संबंधी समस्या हो, शिक्षा संबंधी समस्या हो। किसी स्कूल में यदि उनने कहा कि ये हमारे यहाँ अमुक अमुक विषय हमारे टीचर पढ़ाने में असमर्थ हैं, दूसरी शाला के एक्सपर्ट को हमने वहाँ भेज के पढ़वाया। इस तरह ये शिक्षकों का आदान प्रदान हमने किया। और मैं 1960 और 70 के दशक में शिक्षा पर बहुत लेख लिखा करता था और एमपी क्रॉनिकल और हितवाद, इन दोनों में मेरे लेख छपा करते थे। और शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने एक कंपटीशन शुरू किया था, उसका नाम था पेपर रीडिंग कंपटीशन। इसमें विषय भी देते थे और हमें अंग्रेजी में लेख लिखना पड़ता था। यदि हिंदी में लिखें तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ में देना पड़ता था, तो मैं अंग्रेजी में ही लिखता था। और शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं पर, और ऐसा संयोग रहा कि करीब 7 बार मैंने स्टेट लेवल का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और एक बार अखिल भारतीय पुरस्कार मैंने प्राप्त किया अपने ऐसे पर। उसका विषय था पेरेंट टीचर कोऑपरेशन। इस विषय पर जो मैंने लेख लिखा था वो दिल्ली में पढ़ा गया मेरे द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे पुरस्कार मिला। शिक्षा के हर क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र पढ़ाई का हो, चाहे वह क्षेत्र खेल कूद का हो, मैंने खूब दिलचस्पी से कार्य किया और अपने बच्चों को डिबेट में, भाषण प्रतियोगिता में या खेल में आगे भेजा और मैंने उनका चयन करवाया। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कार्य किया। और एक बात बहुत ज़रूरी बताने की है, जब मैं शिक्षा अधिकारी था तो दौरा किया करता था शालाओं के, और वहाँ जाकर मैं सबसे पहला प्रश्न स्टाफ मीटिंग में यह रखता था, आपकी कोई समस्या यदि हो तो पहले आप बताइए, हम उस समस्या का हल करेंगे यहाँ पर या ऑफिस जाकर। यदि वह समस्या स्टेट लेवल की होगी तो हम रिकमेंड करके भेजेंगे। इस कारण से मैं शिक्षा अधिकारी के नाते लोगों का बड़ा चहेता रहा। ये हमेशा मेरी भावना रही है। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, एक साहित्यकार के रूप में आपकी पहचान है। आपने संपादन का कार्य किया है, आपने मौलिक लेखन किया है और लगातार आपकी पुस्तकें प्रकाशित होती रही हैं। तो साहित्य सृजन के बारे में कुछ बताएं आप हमें। देखिए, ऐसा है मिर्जा साहब, जहाँ तक कविता लिखने का सवाल है, ये तो मुझे पैतृक रूप में मिला है। मेरे पिताजी
भले कम पढ़े लिखे थे पर वो कवित्व सवैये लिखा करते थे। तो उनसे प्रेरणा पाकर मैं पहले कविता की किताबें पढ़ता था। ब्रह्मानंद, भजनमाला, द्रौपदी, चीरहरण, इसके बहुत से पद मुझे याद हो गए थे। रामायण की चौपाइयाँ उन्हीं के कारण याद हुई और कक्षा 10वीं में ही मैं तुकबंदियाँ करने लगा था। कक्षा 10वीं में जो मैंने पहली कविता लिखी वह साहब बड़ी मार्मिक घटना है। हम 2 भाई यहाँ रहते थे दुर्ग में। मेरे भाई, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि मेरे गार्जियन के रूप में काम करते थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। माता पिता लौट के पुनः अपने पैतृक स्थान, मेरे पैतृक स्थान गाडरवाड़ा जिले के चीचली में जाके कार्य करने लगे थे। पिताजी वहां से 2 रुपया प्रति सप्ताह मनी ऑर्डर भेजा करते थे और उन 2 रुपए में हम दोनों भाई 8 दिन आराम से खा लिया करते थे। इस बीच क्या हुआ, बहुत कम उम्र में, करीब 42-45 साल की उम्र में मेरी माता जी का देहांत हो गया। तार आया। हमने बहुत पैर पटके पर हम 4 रुपया 10 आना टिकट का पैसा नहीं जुटा सके। हमारी माता जी का सारा कार्यक्रम हो गया, हम चीचली नहीं जा सके। तो ये जो वेदना मेरे मन में पैदा हुई, इसी वेदना के कारण मैंने पहली कविता लिखी और वो कविता अपने शिक्षक लखनलाल मिश्रा को बताई। उनने प्रशंसा की। इसके बाद मैं धीरे धीरे कविताएं लिखने लगा। क्योंकि मैं पढ़ता तो बहुत था, इच्छा हुई कि कहानी लेखन सीखूं। यहाँ पर एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, केदारनाथ झा चंद्र। उनसे जब बातचीत हुई तो उनने कहा कि कहानी लेखन सीखना है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के पास जाइए। केदारनाथ झा चंद्र हमसे बहुत अधिक उम्र के थे। उनसे मैंने कई बार निवेदन किया, भी नहीं गए, तो मैं स्वतः एक दिन बख्शी जी के पास चला गया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के पास गया, उनके चरण स्पर्श किए, बीड़ी पीते थे। तो मैं बैठा, कौन हंस बाबू, कैसे आया हंसता है? मैं कि मास्टर जी मैं शिक्षक हूँ और मैं कहानी कैसी लिखे जाते सीखे पर आपके पास आए हों, तो कुछ कहीं लिखता उसका नहीं, अभी नहीं लिखा हूं। तो देख एक ठीक निबंध लिख के लाबे और लाहू मास्टर जी। लोगों ने मुझे बता दिया था कि उनको सब लोग मास्टर जी कहते हैं। तो साहब उनने मुझे कहा कि ऐसे कर बे, आम ये तो विषय है और आम ऊपर एक 32-40 पेज की निबंध लिख के लाबे। अब आबे तो 8 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में, 2 महीना में जब आबे तो तूला जब का मालूम उसका ते लिख बे। और कौन कौन है तुर घर में? तो मैंने कहा भैया हैं, भाभी हैं। हाँ तो भैया ला पूछ बे, भाभी पूछ बे, पड़ोसी ले पूछ बे, वो चारा बिछाइए जाते ना, चारा उला पूछ बे, आम के बारे में गुरुजी पूछ बे, पंडित ला पूछ बे, मंदिर चल दे बे, और सब ला पूछ के ते आम के बारे में जो लिख सकत है तो लिख के लाबे। तो साहब मैंने 1 महीना इस निबंध को लिखने में लगाया, 2 बार लिखा, 3 बार, और करीब 32 पेज लिख के मैं 32 पेज की कॉपी उनके पास गया। उनने उस निबंध को पढ़ा और तत्काल कहा कि तय कहानी लेखन सीख सकत है, कार की तो भाषा बिल्कुल शुद्ध है। और उसके बाद उन्होंने कहा अब अभी लिखना नहीं है तोला, मैं किताब देता हूँ, इलत है पढ़ दे।
तो उन्होंने मुझे एक कहानी संग्रह दिया, 8 दिन में पढ़ता था, ले जाता था। दूसरा कहानी संग्रह दिया, फिर उसके बाद अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो, उनकी कहानियाँ दी, उनको अंग्रेजी में ही पढ़ा, और कुछ रशियन कहानियाँ पढ़ने को दी, हिंदी में जो अनुवादित थी। उसके बाद उन्होंने एक कहानी मुझे दी, उसका नाम था अदृश्य घाव, ये कहानी का नाम। तो उनने कहा कि तै बाबू ऐसे करे, ले जा, और ये कहानी लेते 1 घाव 2 घाव 10 घाव 50 घाव पढ़ दे, और पढ़े के बाद वो कहानी ला वही चला लिखना है। पर एक काम करे बड़े, वो पात्र के जो नाम है वो नाम हिंदुस्तानी नाम कर देना है, और कहानी वही चली उल्टे लिख के लावे। तो साहब मैंने उसको पढ़ा कहानी को, और हिंदुस्तानी नाम देकर जो कहते हैं लिख कर ले गया। इसके बाद जो अगले रविवार को मुझे जाना था, मैं नहीं गया। एक रविवार छोड़ के दूसरे रविवार को गया। कैसे नहीं आए रहे? ऐसे नहीं आए रहे मास्टर जी, नहीं। बहू कहाँ है? तब मेरी शादी हो गई थी, तो मैं क्यों, मैं शेड्यूल में है। बने हैं? नहीं मास्टर जी, वो खर फटाका चला में हाथ जल गए, तो चिट्ठी आई नहीं से ना। अब कैसे है? अब ठीक हो गए है हाथ, चिट्ठी आए है। हाँ, तो देख बाबू अब ऐसे कर दे, तो ये वर्णन लिख के लाबे। तो पत्नी के जब चिट्ठी आई ना कि मोर हाथ जल गए है, तो तुला कैसे लगी? और जब 8 दिन बाद फिर चिट्ठी आई कि मोर हाथ ठीक हो गए है, और आप 15 दिन बाद आ जाओ, मैं चलूं, तो तुला कैसे लगी? इले लिख के लाबी, 1 महीना तक लिखी बे। तो साहब मैंने इन घटनाओं को, चूंकि ये बड़ी संवेदनशील थी दोनों घटनाएं, मैंने जिस ढंग से इसको लिखा, उस दिन बख्शी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब तक कहानी लिख सकत है। इस तरह आप कहानी लिखने लगे? इस तरह कहानी का लेखन शुरू हुआ। पर मेरे ऊपर गांधी जी का बहुत अधिक प्रभाव रहा। मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ जिसे सेवाग्राम में 3 महीना रहने का अवसर मिला। एक कैंप में गया था, और वहाँ 14 दिन तक बापूजी का वहाँ निवास रहा। तो उनके दर्शन किए, उनके प्रवचन सुने। इसलिए मेरे लेखन में, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, गांधीवादी चिंतन जो है उसको निश्चित रूप से अपने लेखन में मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। श्री जमुना प्रसाद कसार जी, आपने अपने उन दिनों के बारे में जबकि देश गुलाम था और आप स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष कर रहे थे अपने साथियों के साथ आज़ादी के लिए, उन दिनों की बातें बताई आपने। अपने साहित्य सृजन और शिक्षा जगत में जो आपका योगदान रहा उसके बारे में आपने बताया। रामकथा के आप एक वाचक रहे, उसके अनुभव आपने बताए। इसके अलावा आपने बहुत से संस्मरण भी हमें सुनाए। इस साक्षात्कार के लिए